अब स्टार्ट करते हैं। ये छोटू क्यों तेरे को बेवड़े से बात मत कर, इग्नोर हिम। आप ऐसा अगर कोई पीवीआर गया होगा तो आपको शायद पता होगा, वीकेंड को अनलिमिटेड पॉपकॉर्न का रिफिल होता है गरीबों, पुअर पीपल। वीकेंड पे पीवीआर अगर आप जाते हैं, इनकेस नहीं पता मैं बता देता हूँ, अनलिमिटेड रिफिल होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉपकॉर्न एंड पेप्सी। ठीक है, दोनों के ऊपर आप कितनी बार भी उसको रिफिल करवा सकते हो, वो आपको रिफिल करके देंगे थ्रू आउट द मूवी। मैं गया था तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, वहां जाने के बाद ऐसे मैंने देखा कि वहां पे ये सब ऑफर लिखा हुआ है, तो मैंने और मेरे साथ जो भी XYZ पर्सन वाज देयर, क्या हुआ, जो भी पर्सन XYZ था थी व्हाटएवर, हमने डिसाइड किया कि आज पीवीआर को लूटेगा। नहीं नहीं करके कम से कम 3 बार रिफिल करवाएंगे पॉपकॉर्न। कोल्ड ड्रिंक तो ज्यादा नहीं, शुगर है ओवर है, पर पॉपकॉर्न तो खा सकते हैं ना, तो डिसाइड किया कम से कम 3 बार रिफिल करवाएंगे। तो मूवी से पहले ही बकेट बाय करा। आपने बकेट का प्राइसिंग देखा होगा तो स्मॉल इज 450, मीडियम इज 470, लार्ज इज 520। जो लास्ट मुझे याद है प्राइसिंग टब का गरीबों। तो नॉर्मल की तरह जो मीडियम वाला था वही लिया, 470 वाला पे करा हमने, एंड बेसिकली वेंट इनसाइड द मूवी। आई थिंक पहले 25 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। ठीक है, नहीं भी होता हम उसको फेंक देते, पर रिफिल तो करवाते एट एनी कॉस्ट। तो 20-25 मिनट में खत्म हो गया। बाहर आया रिफिल कराने के लिए, भैया को भैया रिफिल करना है, भैया ने मना कर दिया। पूछा उसको कि क्यों मना क्यों किया, उसने बोला सर ये जो रिफिल है ये सिर्फ लार्ज के ऊपर है। मैंने कहा कहाँ लिखा है लार्ज के ऊपर, उसने कहा आपको जो बिल दिया उसके पीछे देखो एक बार। तो मैंने बिल के पीछे देखा तो उसमें लिखा हुआ था ऑफर इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लार्ज टब्स एंड लार्ज कप्स। पेप्सी वाले के लिए लार्ज बड़ा वाला, इसलिए बड़ा वाला टब। मतलब अपना कट गया, सिंपल भाषा में बात करें तो। अब अगर मैं वापस अंदर जाऊं ऐसा बोलने तो मेरा नाक कट जाए, तो मैंने एक और मीडियम परचेस करा। जहां मैं उसको लूटने वाला था मैंने 2 मीडियम परचेस करा, और फिर उसको जाके बहुत धीरे धीरे खाया। और मैं पीवीआर को कुछ बोल भी नहीं सकता कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया विद रिस्पेक्ट टू कि सिर्फ लास्ट पे एप्लीकेबल है। लॉ में क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल कंडीशंस। हमने पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी, आपने पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ आपका प्रॉब्लम, हमने तो लिख के छोड़ दिया। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा दैट इज योर प्रॉब्लम। सेम हमारे टिकट के अंदर होता है, ये रहा यहाँ पे आपको जो पास मिलता है लोकल ट्रेन का, उसके पीछे या नॉर्मल कोई भी टिकट उसके पीछे सब लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, कोड PNR number for the inquiries, cancellations, modifications. The ticket is invalid only for valid only for travel authority if quoted. 1 2 3 4 5 हम आते हैं सीधा काम की बात के ऊपर। थर्ड लास्ट पॉइंट, senior citizens availing concession should produce on demand some proof of age during journey, otherwise difference of concessional and non concessional fare shall be charged. तो कोई बुढ़ा है उसका टिकट सपोज 500 रुपए, नॉर्मल टिकट का भाव 800 रुपए, तो हम बोल रहे हैं आपको अगर 800 का टिकट 500 में चाहिए, आपने खरीद लिया 500 का टिकट 500 रुपए पे करके, बाद में आपसे अगर टिकट मांगेंगे तो आपको टिकट के साथ साथ प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आईडी प्रूफ कि आप सही में बुढ़े हो। अब सपोज एक बुढ़े के पास वो आईडी प्रूफ नहीं है और उसने 500 का टिकट ले रखा है, हम एज रेलवे अथॉरिटी उससे 300 रुपए ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि अगर उसने प्रोड्यूस नहीं करा आईडी प्रूफ दैट इज एज गुड एज नॉन कंसेशनल रेट। अब वो ऐसा नहीं बोल सकता तुमने कहा बोला आईडी प्रूफ का, हमने बोला हमने लिखा है पीछे देख थर्ड लास्ट पॉइंट के अंदर कि आपने अगर कंसेशनल रेट पे टिकट लिया है बीइंग बुढ़ा, तो आपका अगर आपसे मांगा जाए बुढ़े होने का प्रूफ तो आपको बुढ़े होने का प्रूफ देना पड़ेगा, और वो भी लिखा है नहीं दिया तो जो आपने डिस्काउंट लिया बुढ़े होने का वो आपसे हम वसूल लेंगे। तो बुढ़ा मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं दूंगा, देना पड़ेगा सर। आपने ये पीछे लिखा हुआ नहीं पढ़ा वो आपका प्रॉब्लम आना चाहेगा। ऐसा हमारा स्पेशल कंडीशन वाला टॉपिक बोलता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन वाला, ये वाला communication of special conditions. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly, मतलब silently, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree, सामने वाला, again tacitly, मतलब silently, without him even realizing it. जो मेरे केस में मुझे भी realize नहीं हुआ था कि मैं क्या terms and conditions accept कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल भी दिया उसने आपको, where a passenger undertakes a travel, the conditions of travel are printed at the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. In any event, conclusion क्या है सर? Passenger is treated to have accepted the special condition the moment he bought the ticket. जैसे मैंने पॉपकॉर्न परचेस किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई लार्ज के ऊपर ही मिलता है, मीडियम के ऊपर नहीं मिलता। नीचे वापस से उसी को रिपीट करा, सेम पॉइंट लिखा है यहां से लेके यहां तक। When someone travels from one place to another by air, it should be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline office, which passengers may not have cared to read. आपने पढ़ा हो, आपने नहीं पढ़ा हो, जो भी है। The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines, and can the passengers be treated as having accepted the conditions? The answer to the question is in affirmative, मतलब yes. And so was held in केस दिया हुआ है मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, where the plaintiff had traveled from Kolkata by air and the ticket bore conditions in fine print. तो जैसे आपने ट्रेवल किया उसके पीछे जो भी लिखा हुआ है ऐसा मान लेंगे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल एग्जांपल दे, आपके टिकट के ऊपर लिखा हुआ होता है अगर आपका इंडिया के अंदर ट्रैवल है तो 15 और 7 किलो, 15 किलो लगेज, 7 किलो बैगेज साथ में जो लेके जाते हैं। इंटरनेशनल में इट इज 20 and 7। अब सपोज आपने 20 and 7 नहीं पढ़ा और आपका पास वेट है 21 and 7, तो आपसे 1 किलो का पैसा लेंगे। आपकी ड्यूटी थी वो 20 और 7 पढ़ने का, आपने नहीं पढ़ा, आपका प्रॉब्लम। टिकट के पीछे ये भी लिखा होता है, फ्लाइट के टिकट के पीछे, इन केस ऑफ डोमेस्टिक डिपार्चर्स आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा 2 घंटे पहले, इन केस ऑफ इंटरनेशनल डिपार्चर आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा 3 घंटे पहले। अब अगर आपने 2 घंटा 3 घंटा पहले नहीं पढ़ा और 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचे और बोर्डिंग बंद हो गया, गए, ठीक है। हमने जो भी लिख दिया एज एयरलाइंस, हमने मान लिया कि आपने उसको पढ़ लिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। नहीं पढ़ा, नहीं देखा, आपका प्रॉब्लम। दिस इज स्पेशल कंडीशंस। केस अभी दिख गया मुझे यहाँ पे मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। फटाक से उसको फिर मार्क कर देता है। ये होगा आपका छठा, पहले कॉलम के अंदर 8वां। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, नंबर 1, नंबर 2। सपोज आप गए एक लॉन्ड्री शॉप में और आपने अपना एक बहुत महंगा कपड़ा, लेट्स से कांचीपुरम साड़ी, 100% सिल्क होता है, 1.5 लाख स्टार्टिंग प्राइस होता है, यह आपने दिया ड्राई क्लीनिंग के लिए, ठीक है। लॉन्ड्री वाले ने आपको एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ भैया उसके आपकी एक साड़ी उसके पास है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट दिया और बोला कि 2 दिन बाद आके कलेक्ट कर लेना। आपने कहा ठीक है। 2 दिन बाद वापस गए, आपने साड़ी मांगी, लॉन्ड्री वाला बोलता है कि हमसे वो मिसप्लेस हो चुकी है, नहीं मिल रही है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, साड़ी वॉज वर्थ 1.5 lakhs, आप मुझे डैमेजेस पे कर दो 1.5 लाख, इट्स ओके। लॉन्ड्री वाला ड्रॉर खोलता है और ड्रॉर में से निकाल के देता है ₹22,500, विच इज 15% ऑफ द अमाउंट। हमने बोला भाई ये क्या चिल्लर दे रहा है, 22,500, 1.5 लाख का साड़ी था। लॉन्ड्री वाला बोलता है सर एक काम करो, आपका ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, इसके पीछे देखो, इसके पीछे क्लियरली लिखा हुआ है इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्लोथ्स ओनली 15% ऑफ द वैल्यू इज रिकवरेबल। और लॉन्ड्री वाले ने केस लॉ का हमको कोटेशन भी दे दिया, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस वाला। हमारी फट गई कि मां कसम 1.5 लाख के सामने खाली 22,500 आया। हम गए कोर्ट और इसको बेसिकली हमने सू किया, मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट से जजमेंट आया कि लॉन्ड्री वाले को भैया को देना पड़ेगा पूरा 1.5 लाख। मतलब यहां जो भी लिखा है इट इज इनवैलिड। मतलब हमने जो भी पढ़ा उसका एग्जैक्ट उल्टा। सर रीजन क्या?
very obvious, I guess, this 15% is unreasonable. सर ये तो आप स्पेशल कंडीशन का फायदा उठा रहे हो कुछ भी लिखकर, क्योंकि हमें पता है 50% केस में कोई पढ़ता नहीं है. अब हमारा ये टॉपिक बनाने का इंटेंशन ये नहीं था कि आप लोगों को बेवकूफ बनाओ कुछ भी पीछे लिखकर. इट हैज टू बी सेंसिबल. तो आपने 15% लिखा है, दिस इज आउटराइट अनरीजनेबल. अगर ये अलाउ करते तो सही तो स्टार्टअप आइडिया हो जाता. हम बोरीवली वेस्ट के अंदर ड्राई क्लीनिंग का दुकान लगा एकदम ऐसे बड़ा बड़ा महंगा एकदम प्रीमियम वाला, लोगों से कपड़े लेते, उनको बोलते घूम गया, 15% देते और 85% का मार्जिन. यहाँ पे नजर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अपन जाएंगे बोरीवली ईस्ट में, फिर वहां पे करेंगे, फिर कांदीवली ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर मलाड, ईस्ट वेस्ट करते करते आई थिंक 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न. 85% प्रॉफिट मार्जिन कौन से धंधे में होता है? लॉ में क्या बोलता है? नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा. वहां पे लास्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है जो हमने जानबूझ के नहीं पढ़ा. बट सच टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी रीजनेबल. और द केस लॉ वाज दिस. पढ़ते हैं एक बार पूरे केस के अंदर क्या हुआ था, ये वाला पॉइंट देखते क्या बोलता है. विहान बोलता है सर वू डिटरमाइंस इफ द कोर्ट, ऑब्वियसली कोर्ट, P delivered some clothes to dry cleaner for which she received a laundry receipt containing a condition that in case of loss customer would be entitled to claim 15% of the market price of the value of the article. P lost her new sari, held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner in the cases referred above. The respective documents have been accepted without a production, hence amounted to tacit acceptance. ठीक है, ऊपर देखते क्या बोल रहा है. ये रहा लीव इट वाला पॉइंट, वही चीज ऊपर लिखी हुई है. Where a launderer gives his customer a receipt for clothes received for washing, the receipt carries special conditions and are treated as having been duly communicated to the customer, and therein a tacit acceptance of these conditions implied by the customer's acceptance of the receipt. पर वो रीजनेबल होना चाहिए. मतलब मुकुल दत्ता का एग्जैक्ट उल्टा केस लॉ. तो मैं इसको काटता हूं वापस, फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आया, पर पहले ये लिख लेते हैं. लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी, ये मेरा फर्स्ट कॉलम. वापस से सेकंड कॉलम तो सेम ही है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. Second remains the same. Second remains the same. Communication of special conditions, ये आपका सेकेंड ही रहेगा. फर्स्ट आपका ये था लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी, सेकेंड आपका ये है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. तीसरा सिर्फ इतना सा, सच टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबल, बस. नंबर 3, लास्ट पॉइंट, कुछ भी काम का नहीं, बट बोला बाकी है तो ठीक है. पढ़ लो इसको एक बार, हम फटक से आगे बढ़ जाएंगे. दिमाग में एक क्वेश्चन है, पर पहले ये पढ़ लो एक बार, काम का नहीं है, फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं. डन, आगे दिमाग लगाते हैं. छोटू, ओ छोटू क्या पढ़ रही है पागल बेवड़ी अभी भी? सब ठीक है? हाँ, क्वेश्चन सुनना. जो हमने केस करा अभी, ये वाला लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी, इसके अंदर लॉन्ड्री वाला कौन होगा, ऐसा दिमाग लगाना है. जल्दी कर. मनु स्वामी. क्या क्या सोच के मनु स्वामी? जो सोचा वो सही सोचा, बट आंसर रॉन्ग है. उसने जो सोचा वो सही सोचा, बट आंसर रॉन्ग है. आई थिंक नाम से पता पड़ जाता.
लिली मतलब बेसिकली बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेशनेस, स्मेल। वाइट ऑब्वियसली इज जो भी स्टेन्स है उसको हम साफ कर देंगे, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दिस इज द लॉन्ड्री वाला। नाम से ही पता पड़ जाता सर, लिली वाइट। नाउ द क्वेश्चन, लिली वाइट क्यों केस करेगा सर? केस करना चाहिए मन्नू स्वामी को, मंजे केस का नाम होना चाहिए मन्नू स्वामी वर्सेस लिली वाइट। व्हाई वुड लिली वाइट फाइल अ केस कि मैं 15% दूंगा, चला कोर्ट में मिलते हैं? डजंट मेक सेंस। लगा ऐसा दिमाग? व्हाई वुड लिली वाइट फाइल अ केस? हाँ हाँ, तो अगर लिखा था वो एक्सेप्ट सामने वाले को करना था, उसको अगर मंजूर नहीं है तो वो कोर्ट में जाएगा ना, मैं क्यों कोर्ट में जाऊंगा? वही तो क्वेश्चन है। वो नहीं मानेगा तो मैं क्यों कोर्ट जाऊंगा? हो जाएगा ना। मैं बोला नहीं दूंगा, जा। किसी गंदी गंदी बात करिए। आंसर पे आते हैं। आपके लेवल के थोड़ा हाई है फिर भी। द केस वॉज मनु स्वामी वर्सेस लिली वाइट ओनली। कहां पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे लिली वाइट हार गया, द लॉन्ड्री वाला। तो मैटर जाएगा अब हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में केस फाइल कौन करेगा? मनु स्वामी, लिली वाइट? लिली वाइट। एंड हेंस ये सॉप होके बन गया लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। और यहाँ पे फाइनल जजमेंट आ चुका, उसके बाद अपील नहीं करा, तो यही केस हम पढ़ रहे हैं फाइनल वाला, नॉलेज के लिए। यूनिट नंबर 2। मुझे लगा खत्म कर देंगे इसको आज, सारे इसने आधा घंटा ले लिया। सुपर इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। 9 के 9 यूनिट में सीधा 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन काम के हैं, आपको चारों क्वेश्चन पहले ही बता देता हूं। आज तक जो क्वेश्चंस बने हैं 4 इस यूनिट से, पिछले 7 साल में 4 ही बने हैं। एक डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, which is 2 clause D। दूसरा क्वेश्चन, कंसिडरेशन need not be adequate। Number 3, doctrine of privity of contract। and last, section number 25, validity of an agreement without consideration। ये 4 क्वेश्चन है सर। पहले वाले की बात करूं, इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये तो मैं ऐसा बोलूं स्टार्टर है, स्टार्टर। अच्छा बोलता है प्रिविटी मतलब, बेवड़े में टॉपिक ही नहीं पढ़ा है क्या प्रिविटी मतलब? सुबह सुबह क्यों हक रहा है? कोई भी टॉपिक आएगा इस यूनिट से तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, दिस इज स्टार्टर एनीवे, ठीक है। कैरिंग 1 से 2 मार्क्स, अलग से नहीं आएगा डिफाइन कंसिडरेशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर कंसेशन नीड नॉट बी एडुकेट 2 बार आया, दोनों बार 4 मार्क का। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 बार आया, दोनों बार 7 मार्क का। सेक्शन 25 4 बार आ गया, 7 7 3 4 इन वेटेजेस से, नहीं 4 और फिर 3 इन वेटेजेस से इन द पास्ट, ठीक है। देखते हैं, ये 4 क्वेश्चन है बेसिकली, ऑल दो हम तो पूरे पढ़ रहे हैं। ये रहा कंसिडरेशन। तो बस यहाँ पे आते हैं, जो एग्जाम्पल पहले लिया था वो सेम एग्जाम्पल वापस लेता हूँ, ठीक है, रिकॉल हो सके। हमने इनिशियली एग्जाम्पल लिया था
चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे कि सर ये हम है, सामने वेजिटेबल वेंडर है, यहां से यहाँ पे सब्जी आई और यहां से यहाँ पे पैसा गया। मेरे लिए वेजिटेबल कंसिडरेशन, उसके लिए पैसा कंसिडरेशन। इट विल ऑलवेज बी बोथ वेज, इधर से भी जाएगा उधर से भी आएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो हम बात करने की ट्राई कर रहे हैं समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसको हमने लैटिन में पढ़ा हुआ है। मैं वापस फिर भी लिख देता हूं, क्विड प्रो को, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन ये नहीं है, तुमको बैकग्राउंड दे रहा हूं, डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है 2 क्लॉज डी की। हम बेसिक देखते हैं पहले, डेफिनेशन ये रही, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। याद आना चाहिए आपको, सेक्शन नंबर 10 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से चौथा पॉइंट था लॉफुल कंसिडरेशन। अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, अब बाद में अदर्स वाले पॉइंट। कितना दर्द है तुम्हारे जीवन में। एसेंशियल्स सेक्शन नंबर 10, सेम बात वहां पे बोल रहे हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वो भी वैलिड वाले कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन इज कंपलसरी, वही लिखा उसने। Consideration is an essential element of a valid contract, without which no single promise will be enforceable. It is a term used in the sense of quid pro quo, that is something in return, बदले में कुछ, having a double aspect of benefit to the promiser and a detriment to the promisee। आएगा नीचे वही सब वापस लिखा हुआ, एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, detriment, detriment। It has really to be understood in the sense of some detriment as envisaged by English law. In this unit, we shall try to understand the concept of consideration and also the legal requirements regarding consideration। ठीक है, पढ़ा मैंने और काट दिया। आगे, consideration is a price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser। The word consideration was described in very popular case law, Misa versus Curie, English case के अंदर। Although हमको उसको याद नहीं करना, पर हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या डिस्कस हुआ था। पर पहले हम प्रोमिसर की बातें थोड़ी आसान कर लेते हैं। इस केस की बात करते हैं। इस केस के अंदर मैं हुआ प्रोमिसर, मैंने उसको बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा, और ये हुआ प्रोमिसी। ठीक है, पहले इतना क्लियर करा अपन ने, प्रोमिसर कौन, प्रोमिसी कौन। आगे बात करते हैं मीसा वर्सेस क्यूरी वाला केस। हम लिखने भी नहीं वाले, काम का भी नहीं है, बट पढ़ लेते हैं, डिफिकल्ट है इसलिए। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit according to one party। मतलब सिंपल भाषा में किसी एक पार्टी का फायदा, और फोरबेरेंस मतलब टॉलरेट करना, डेट्रीमेंट मतलब नुकसान, लॉस मतलब नुकसान, और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड अंडरटेकन बाय द अदर, दैट इज द प्रोमिसी। वापस यहाँ पे आते हैं, मेरे पास अब वेजिटेबल आया। ठीक है, हम बात करते हैं इसको यहाँ से बीच में से एक बार मैं स्लैश कर देता हूँ ऐसे, सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हैं। सब वेजिटेबल केस के अंदर मेरे पास सब्जी आया, उसके पास सब्जी गया। पैसे की बात करें, मेरे पास से पैसा गया, उसके पास पैसा आया। तो अगर कोई भी एक एंगल पकड़ के चले तो समझ में आएगा सर किसी एक पार्टी का फायदा होगा, किसी एक पार्टी का नुकसान होगा। ठीक है, दैट इज मीसा वर्सेस क्यूरी, एक का फायदा एक का नुकसान। ठीक है, कुछ काम का नहीं, हमारे काम का नीचे वाला, बहुत ज्यादा काम का, दैट इज 2 क्लॉज डी, हमारे एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है। यहां पे आ जाते हैं, बहुत बड़ा डेफिनेशन है और आसान नहीं है, पढ़ते हैं एक बार। When at the desire of the promiser, the promisor or the person has done or abstain from doing or does or abstain from doing something or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। ठीक है, 3 पार्ट में तोड़ते हैं सर इसको। पहला, यहां से यहां तक
दूसरा, और बचा हुआ पूरा तीसरा, तो लेफ्ट ओवर। 3 पार्ट में थोड़ा सर, क्यों, लॉजिक समझते हैं, आगे जाके लिखेंगे, मैं फिर भी यहां पे लिख देता हूं अभी के लिए। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस आएगा, सिर्फ इस येलो के लिए, इतने पार्ट के लिए केस लॉ है। ब्लू वाला है उसके लिए भी है वह केस लॉ, चिन्नया वर्सेस रमैया। और बाकी बोला तो आसान वाला पॉइंट है, ये दो में ही दर्द है सर, बहुत दर्द है अगर कंसेप्चुअली पढ़ना हो तो। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो जन बात कर रहे हैं, दिस इज आपका लेट्स से इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, और यहाँ पे प्रसाद सर, पीए के फाउंडर प्रसाद सर, दोनों बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को ऐसे ही हो रही है कि इसी सेकंड फ्लोर पे आगे एक और क्लास ओपन करने का है, अब वो क्लास कैसा दिखेगा उसकी बातचीत चल रही है। रूम कुछ ऐसा था, मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ एक बार यहाँ पे, ये रहा क्लास। प्रसाद साहब बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनर को कि पूरी क्लास के अंदर यहाँ पे बेंचेस होंगी, यहाँ सेंटर में बेंचेस होंगी, और ऑब्वियसली यहाँ पे बेंचेस होंगी। दिस विल बी द एंट्रेंस, जैसे हम क्लास के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगेगा, यहाँ पे वो वाइड स्क्रीन होगी जहाँ पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे पोडियम होगा फॉर द फैकल्टी। इसके अलावा क्लास में 3 एसी लगने चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। बोल कितना पैसा होगा? इंटीरियर डिजाइनर बोलता है सर सामान मुझे खरीदना है कि आप खरीद के दोगे? प्रसाद बोलता है नहीं, तू सब कुछ तू ही करेगा, तू पैसा बोल कितना होगा? बोलते सर 5 लाख में हो जाएगा सब कुछ। प्रसाद साहब बोलते हैं डन, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा, ठीक है। जैसे मैंने ये बोला प्रसाद सर बन गए प्रोमिसर। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑब्वियसली इंटीरियर डिजाइन बन गया प्रोमिसी, क्योंकि उसको वादा किया जा रहा है। और प्रोमिसी ने बोला कि सर मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरा क्लास रेडी करके दे देगा। हमने कहा ठीक है डन, ठीक है 7 डेज, 5 लाख रुपया और पूरा क्लास बनके रेडी। और प्रसाद सर से चले गए। मैं आया यहाँ पे लेक्चर लेने के लिए, और बार बार वहां से आवाज आई थी हैमर से ठक 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 फर्नीचर करने की। तो मैं ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और बात करी इस भैया के साथ, इसके साथ, कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। उसने बोला सर आपके पीए का ही एक नया क्लासरूम बन रहा है। मैंने कहा माँ कसम मुझे तो पता ही नहीं है नया क्लासरूम बन रहा है। तो मैंने पूछा उससे क्या क्या क्लासरूम बन रहा है? क्या कर रही है बेवड़ी, ये पूरा एग्जाम्पल मैं 2 मिनट का पूरा काटने वाला हूँ। क्या कर रही है तू? लास्ट बेंच पे जा, जल्दी जा बुक बुक लेकर, वहां जाके तो जो करना है कर, मैं देखूंगा भी नहीं। हाँ हम यहाँ फोकस करते हैं। तो पूछा उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या चल रहा है सर? तो उसने बताया सर आपके क्लास का पीए का एक नया क्लासरूम बन रहा है। मैंने कहा नाइस, क्या क्या है यहाँ पे? उसने बताया कि सर मस्त बेंचेस लगेंगी हाई क्वालिटी, मस्त 3 एसी लगेंगे मित्सुबिशी के, यहाँ एंट्रेंस, यहाँ डिस्प्ले, ये प्रोजेक्टर, और ये आपका पोडियम। किसने बोला तुझे ये सब? उसने बोला प्रसाद सर ने बोला। मैंने कहा अच्छा आइडिया यार, मतलब बाहर से तो ऐसा लग रहा है क्लास बनने के बाद बहुत अच्छा बनेगा, बस एक तकलीफ है मेरे को यहाँ पे। इंटीरियर डिजाइनर बोलता है सर क्या तकलीफ है? मैंने उसको बोला कि यार तेरे को नहीं लगता यहाँ पे ये आउटराइट पूरा स्पेस वेस्ट हो रहा है? हम बॉम्बे के अंदर रहते हैं, स्पेस कैसे वेस्ट कर सकते हैं? ये पूरा स्पेस वेस्ट हो रहा है। इंटीरियर डिजाइनर बोलता है हाँ सर मैंने भी सोचा तो था कि इतना पूरा जगह वेस्ट हो रहा है, क्या करेंगे उसका, एक्स्ट्रा बेंचेस लगाएंगे क्या करेंगे? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, तो एक काम कर, यहाँ एक बाथटब लगा। मेरा लेक्चर होता है सुबह 7:30 से लेके 8:30 तक डेली, ठीक है, 13 आवर्स डेली।
अब बीच में कभी कभी ब्रेक होता है, कभी आधे घंटे का, कभी 45 मिनट्स का, कभी कभी 1 ही घंटे का भी ब्रेक होता है। तो जब भी ब्रेक होगा तो मैं यहां से अंदर आएगा, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीधा अंदर जाएगा और जाके यहाँ पे लेजर करेगा। हाँ, एक टीवी भी लगा देना प्लीज, ठीक है? साइज देख ले मेरा एक बार, बाटअप का, और सामने टीवी लगा देना। नाउ इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द क्लास, द स्पेस। इंटरनेट चैनल सर, वाह क्या आइडिया है, और मैं वहां से चला गया। मैं गया, उसने बनाना चालू करा। 7 दिन बाद प्रसाद सर आए, आफ्टर 7 days। उन्होंने देखा हाई क्वालिटी बेंचेस, हाई क्वालिटी मित्सुबिशी के एसीज, एंट्रेंस, प्रोजेक्टर, डिस्प्ले, पोडियम। मां कसम, ये क्या है? प्रसाद सर ने पूछा इंटीरियर डिजाइनर को कि ब्रो ये क्या है? इंटीरियर डिजाइनर, सर आपके क्लास का कोई एक आदमी आया था, मोटा सा कोई था, टैटू वाला, वो आके ऐसा बोल के गया कि जगह वेस्ट हो रहा है तो वहां पे एक बना दे बाथटब, और बोला था कि कभी कभी आप फ्री हो तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे। प्रशासन ने कुछ नहीं बोला, एकदम ठीक है, अब जो हो गया आप क्या कर सकते हैं, और वहां से जाने लगे। इंटीरियर डिजाइनर बोला सर 1 सेकेंड, मैंने 7 दिन में काम खत्म कर दिया, मेरे 5 लाख रुपए। प्रशासन बोलते हैं वो जो आया था ना मोटा टैटू वाला, उससे लेना, वो देगा। इंटीरियर डिजाइनर ने प्रसाद सर को सू कर दिया कि मैंने मेरा काम करा और फिर भी मुझे पैसे नहीं दे रहे। मैटर कोर्ट में गया एंड आधे घंटे के अंदर भैया हार गए, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि आपको तो यहाँ पे पैसा मिल रहा है 5 लाख, बदले में उनको क्या मिल रहा है? बाथटब वाला क्लासरूम। इट इज आउटराइट यूजलेस। मतलब यहाँ से यहाँ पे कोई भी कंसेशन फ्लो ही नहीं हो रहा सर। तो यहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, पर बदले में उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। उनके हिसाब से काम ही नहीं हुआ है। तो जब उनके हिसाब से काम ही नहीं हुआ तो उनको वो कुछ मिल ही नहीं रहा जो उनको चाहिए था, एंड हेंस इट इज विदाउट कंसीडरेशन। तो आप 5 लाख रुपए नहीं मांग सकते, और इंटीरियर डिजाइनर केस हार गया। वो सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ये पैसे देंगे क्या नहीं देंगे। अब उसको पैसे देने के ऑब्वियसली वो मुझे शू करेगा, अब वो सब थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं प्रसाद सर पैसा नहीं देंगे क्योंकि उनको बदले में कुछ मिला नहीं है, तो वो भी 5 लाख रुपए नहीं देंगे। वो 5 लाख कब देते जब क्लास उनके हिसाब से बना होता, ठीक है, तब उनको कंसेशन मिलता, दैट इज क्लास का बनना। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, अगर पहले तो ये पढ़ लूं, ये लो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और नीचे आके दुर्गा प्रसाद वाला केस भी देख लूं, ये रहा सेम टॉपिक, केस लॉ। पढ़ते हैं क्या हुआ। डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे, मतलब बलदेव, पर हम डी रखते हैं उसको। डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे टू पी अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट। ठीक है, तो डी अनि पी बात कर रहे हैं। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी, पी ने अपना काम करा एट द डिजायर ऑफ सी, मतलब पैसा ये आपको दे रहा था, आप इसके लिए काम कर रहे थे, पर आपने काम किया सी के हिसाब से, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। डी वॉज नॉट बाउंड टू पे as it was without consideration and hence void. No consideration, no contract. ऊपर भी लिखा है, concession must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promiser. This implies return element, बदले में कुछ, मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? This implies return element of consideration. Contract of marriage in consideration or promise to settlement is enforceable. An act done at the desire of the third party is not a consideration. हमने डिस्कस किया, an act done at the desire of a third party is not a consideration. वापस ऊपर आते हैं, एंड हमारा येलो वाला पार्ट हो गया सर। When at the desire of the promiser, काम इसके हिसाब से होना चाहिए। बोलता जाओ। एग्जाम्पल देना। तेरी बोलने से थोड़ी होगा, सामने वाला पागल है क्या? वो प्रूव नहीं करेगा कोर्ट में जाके कि मैंने इसके हिसाब से काम किया। कैसे प्रूव करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लिखित में बनता है।
कैसी कैसी बात कर रहे हैं? वो तेरे को पूरा बुकलेट देता है, उस बुकलेट में से आपको डिजाइन सिलेक्ट करनी होती है, वो डिजाइन सिलेक्ट होती है, कितने स्क्वायर मीटर होगा, कितने बेंचेस होंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो क्या बात कर रहे हैं? जैसे इस क्लासरूम की बात करें, इसमें कौन सा कलर लगेगा ना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। कल यहाँ पे आके ग्रीन कलर लगा दे, जय पाकिस्तान, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 2 एसी लगेंगे, इनका वायर कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करेंगे कि जो लैंडलॉर्ड है वो पे करेगा, सब कुछ लिखा हुआ होता है रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। हवा में बात नहीं होती। और हवा में बात तब होती है जब आपका वो ट्रस्ट वर्दी बंदा हो, तब हवा में बात होती है। अगेन हम प्रोमिसर के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पे मार्क भी करा प्रोमिसर। हम प्रसाद सर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रसाद सर पे नहीं करेंगे। अब कौन पे करेगा कौन नहीं करेगा वो जज डिसाइड करेगा, प्रसाद सर पे नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं इसको मार्क कर रहा था। पहला, दूसरा और तीसरा, बस इतना सा। इतना सही। 3। 9th आई गेस आपका। 10th माँ कसम। बस यहाँ पर आ गए। माना जाता है ऐसा, मतलब मैं तो नहीं मानता, सबसे डिफिकल्ट केस लॉ ऑफ द होल सिलेबस, ऐसा माना जाता है इसको। मैं नहीं मानता। देखते हैं, सीधा केस पे आते हैं। केस क्या था? सो यू बेसिकली हैव एन ओल्ड लेडी, इसकी एक बेटी है, ठीक है, इसको रखते हैं अपन माँ। इसकी एक बेटी है, माँ बेटी को बोलती है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, वो मैं तेरे नाम पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी ओल्ड, कभी भी टपक सकते हैं, तो मैं मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देती हूँ। बेटी बोलती ठीक है। माँ बोलती है नहीं, पर एक कंडीशन है, मेरा भाई मतलब बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मामा, वो अनएम्प्लॉयड है, तो मुझे उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो ये पिक्चर में तीसरा बंदा आया, मामा, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मामा, लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। माँ बोलती है अपनी बेटी को कि तू अपने मामा को एवरी ईयर एक सम पे करेगी। इट वाज 653, 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। उतना पे करोगे, दैट इज एन्यूटी पे करोगे, अगर आप मुझे वादा करते हो तो मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी पूरी। आप मना करते हो तो मैं थोड़ी उनको दूंगी, थोड़ी आपको दूंगी। बेटी बोलती नहीं नहीं नहीं, सारी मेरे को ही दे दो, आई विल पे द एन्यूटी। एंड अकॉर्डिंगली माँ ने सारी प्रॉपर्टी अपनी अपनी बेटी के नाम कर दी। एंड जैसा बेटी ने वादा किया था, शी स्टार्टेड टू पे एन्यूटी एवरी ईयर अपने मामा को। कुछ वक्त के बाद ये जो बेटी है, इसकी जो माँ है, इसका इंतकाल हो गया, मौत हो गई, और बेटी ने अपनी औकात दिखा दी, दैट इज एन्यूटी पे करना बंद कर दिया। मामा आया नीस के पास और आके बोला कि ब्रो, क्यों आप एन्यूटी पे क्यों नहीं कर रहे हो? बेटी एकदम लॉजिकल बात करती है, मामा देख, मैं तेरे को एन्यूटी दे रही हूं, दैट इज योर कंसिडरेशन, बदले में मुझे तुझसे क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तो मैं तुझे कंसिडरेशन दूं और तुझसे मुझे कुछ ना मिले, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, इट्स एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा, यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ फ्लो नहीं हो रहा, कुछ मिल नहीं रहा, एंड हेंस मैं बाउंड नहीं हूं आपको एन्यूटी पे करने के लिए। ऐसा लॉजिकली बेटी ने मामा को बोला। मामा गए कोर्ट और सू करा अपनी नीस को, हमारे एग्जाम्पल में बेटी को।
कोर्ट ने जजमेंट दिया एंड द जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ द मामा। कोर्ट ने बोला ये लड़की को कि देखो ऐसा है, आपको यहां से जो कंसिडरेशन मिला, ये कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन सफिशिएंट है आपके एनडीटी देने को। मतलब अगर मामा से आपको कुछ नहीं भी मिल रहा, इट इज ओके, एंड इट इज ओके बिकॉज आपको इस एन्युटी के बदले ऑलरेडी अपनी मां से प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अब हमारे केस में, क्योंकि हम इन दो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दैट इज बेटी एंड मामा, मां हो गई थर्ड पार्टी। मैं उसको ड्रॉ कर दूं, एक सेकेंड। यहां से हम इन दो की बात कर रहे हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ में क्या बोलता है, दिस इज थर्ड पर्सन। तो लॉ में क्या बोलता है, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम अ थर्ड पर्सन इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर यू टू पे द एन्युटी। सा मतलब, नाम की बात करते हैं, ठीक है, एकदम बारीकी में जाते हैं। बेटी बनी थी पूरे एग्जाम्पल के अंदर प्रोमिसर, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं पैसा देगी। मामा हो गए ऑब्वियसली प्रोमिसी, इनको वादा किया था पैसा देने का। तो लॉ में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन पे लिख रहा हूं मैं, कंसिडरेशन may flow from promisee और जो मैंने लिखा एनी अदर पर्सन, मेरे एग्जाम्पल में एनी अदर पर्सन मां हो गई। इसको और सिंपल करते हैं, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। जो मेरे एग्जाम्पल के अंदर है मामा, क्योंकि उसको मिल रहा है पैसा पर सामने को दे नहीं रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, विच इज मेरे एग्जाम्पल के अंदर मामा। जहां पे हमको पैसा मिल रहा है पर हम कुछ दे नहीं रहे, दैट इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। टॉपिक खत्म हो गया। इसको आप खुद पे भी लेके समझ सकते थे, लाइक अ लेमैन, तो एग्जाम्पल ज्यादा इजी हो जाता है सर। जो डिफिकल्ट लग रहा है इट बिकम्स वेरी इजी। दिस इज पीए, हमको फीस दी आपके पेरेंट्स ने, पर हम सर्विसेज दे रहे हैं आपको। हम जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में हमें आपसे क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं। तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि नहीं हमको सर्विस नहीं देंगे, आप बदले में को दे नहीं रहे हमको, आप भी पैसा दो। नहीं बेवड़े, तेरे को यहां से जो पैसा मिल गया दैट इज सफिशिएंट कि तू यहां से यहां पे सर्विसेज दे। यहां से कुछ आए इट इज नॉट नेसेसरी, कहीं और से आ गया दैट इज सफिशिएंट। टॉपिक खत्म। कितना सिंपल है। आता हूं वापस यहां पे। एक बार बुक में देखते पहले, मैंने आपको सिखाया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ब्लू देख क्या बोलता है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, फटाक से चिन्ह मैं देखते हैं, फिर उससे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हेडिंग पहले मेरा, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मामा, मां, सीधा एग्जांपल 6 पे आता है जो केस लॉ है। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favor of the brother, agreeing to pay the annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. और बाजू में केस लॉ का नाम चिन्ह वर्सेस रमाया, वो चीज ऊपर लिखी, ऊपर भी देख लेते हैं। In India, consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract. The definition of consideration जो हम पढ़ रहे हैं 2 clause D makes the proposition clear. According to the definition, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person
does something, such an act is consideration. In other words, जो मैंने आपको वापस पढ़ाया, there can be stranger to a consideration. आगे का नहीं पढ़ाया मैंने, बट वाला, येलो वाला पढ़ा दिया. There can be stranger to a consideration. ये ब्लैक वाला वो प्रिविटी वाला टॉपिक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब पढ़ेंगे. ठीक है, वापस यहाँ पे आता हूँ. इसको आप रिकॉल कर सकते हैं. एंड आई थिंक ये अकेला केस होगा, इसको हम शायद बाद में लिख भी लेंगे पूरे ड्राइंग को. हाँ बहन, बंद कर देंगे. ऑल्दो जब माँ ने प्रॉपर्टी दिया होगा तो लिखा होगा कि कितने साल तक आप एन्युटी दोगे, और बेटी सामने से बोल देगी कि माँ प्रॉपर्टी 1 करोड़ की आ रही है तो मैं एन्युटी फिर 10 साल के ही दूंगी. वो तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया होगा, पर सपोज नहीं लिखा, मान लेते नहीं लिखा, कोई बात नहीं. तो जैसे आपका प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है उतना आपने अगर एन्युटी पे कर दिया तो उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिक नहीं करने का, क्योंकि अब कुछ कंसिडरेशन नहीं आ रहा. जो आ रहा था वो तो खत्म हो गया ना, तो अब कुछ नहीं होगा. So basically we can say that old lady paid concession to बेटी on behalf of मामा. Yes, 100% yes. लिख देता हूँ मैं इस चीज को भी, बोलता जा. अरे यार, मेरे को भी ठंडी लग रही है, पर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरा फोकस सिर्फ एक जगह पे कर रहा हूँ मैं. ओल्ड लेडी, भैया जो लिखा उसी को कॉपी कर रहे हैं, सिंपल भाषा लिखी उसने बीकॉम की. ओल्ड लेडी पेड कंसिडरेशन टू बेटी ऑन 12. जगह दे उसको. ए छोटू बाहर निकल, बाद में बाल बनाना. हाँ जाओ तू जा, और दीदी वेट करी तेरा. नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू जा. देखो मैंने दूसरी बार पकड़ा उसको, मैंने एक ही बार पकड़ा अब तक. डन. और वहां पे जाता हूं. देखो येलो वाला लाइन एंड ब्लू वाला लाइन, दोनों में कितना डेप्थ था अगर डीप में पढ़ना हो तो. हाँ ये तो बाद में आएगा ना, पहले तो ये आएगा. नहीं पहले तो ये आएगा ना, जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे. फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा ये 1882. ठीक है, लाइक ऐसे बहुत पुराना केस है. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और फिर लास्ट में ये पूरा का पूरा, ऑल्दो हमको स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं पता. 1 2 and 3. वेटिंग. फिर ओपन करते हैं वापस डायग्राम. ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा, अभी से बता रहा हूं मैं आपको. सोगा में काम आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही वापस काम आएगा. आपको क्लियर होना चाहिए. वाला थर्ड वाला इस बेटी बोल रही है कि मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आपसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा. दैट इज थर्ड वाला. इससे तो फोर्थ वो कोर्ट में जा रहा है ना, पागल. हो जाना चाहिए अब तक. ठीक है, कम से कम 2-3 बार रिपीट होगा आगे कमिंग चैप्टर्स के अंदर सेम टॉपिक. बचा थर्ड वाला हाफ, जो सबसे बड़ा है पर सबसे आसान है. विच इज दिस past tense, present tense, future tense is what I can see. Has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something. Such an act or abstinence or promise is called concession for the promise. सिंपल भाषा में बात करें तो
कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम तीनों का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, और मैंने बुक में छापा है एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्टार्ट करते हैं सबसे आसान से, विच इज प्रेजेंट। सनी से दुकान पे गया, पैसा दिया, उसने मुझे वड़ा पाव दिया, प्रेजेंट कंसिडरेशन, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। फ्यूचर, मैंने फोन किया कि मैं आपकी दुकान पे आऊंगा 2 घंटे बाद और आके वड़ा पाव लूंगा, तो प्लीज रेडी रखना इतने बजे। उसने कहा ठीक है। अब वो वड़ा पाव देगा 2 घंटे बाद, मैं पैसा देगा 2 घंटे बाद, फ्यूचर कंसिडरेशन। तो ये और ये हो गया। हम पास की बात कर लेते हैं। एक्स ने वाई को ढूंढा और उसका वॉलेट उसको वापस करा, मतलब वॉलेट मिला था एक्स को, उसने ढूंढा वाई को जिसका था और वाई को लौटा दिया। वाई बोलता है रिप्लाई में थैंक्स। एक्स एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ पैसा वैसा देगा, कुछ नहीं दिया, और वाई ने बोला थैंक्स और एक्स वहां से चला गया। बाद में वाई को रियलाइज हुआ कि यार उस कार्ड वॉलेट के अंदर मेरे पैसे थे, मेरा कार्ड थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मुझे एक्स को पैसा देना चाहिए था। तो वाई कहीं ना कहीं से एक्स को ढूंढ के बोलता है कि भाई मैं तुमको 5,000 रुपये देगा। अब ये जो हम 5,000 दे रहे हैं वो उस चीज के लिए दे रहे हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। तो लास्ट हाफ डेफिनेशन का बहुत आसान है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तीनों कवर हो गया सर इसमें। और वो बोला यहाँ पे आपको ये, फिर यहाँ जो पॉइंट लिखे हुए ये तुमको ऑलरेडी आते हैं सर, विच इज पहला पॉइंट, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। नीचे उसका उल्टा, कंसिडरेशन इज एब्सटेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दोनों हम पढ़ चुके हैं इन द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। मैं आपको 5 लाख दूंगा, आप मेरी कार खरीदो, वो ये हो गया सर, टू डू समथिंग। मैं आपको 5 लाख दूंगा, आप यहाँ पे दुकान मत खोलो, इज दिस एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। थर्ड हमने पढ़ा दिया आपको, फोर्थ हमने पढ़ा दिया आपको, फिफ्थ हमने पढ़ा दिया आपको। तो आपको बेसिकली ये दो पढ़ना है अभी, ये वाला जो हमको ऑलरेडी आता है और ये वाला। एग्जांपल्स दिए थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी शायद। तो फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। रिपीट है, हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऑफर के टॉपिक के अंदर, टू डू या नॉट टू डू वाला पॉइंट। पर फिर भी 2 एग्जांपल्स और 4 एग्जांपल्स दे रखे, तो उसको एक बार आप देख सकते हैं, विल गिव क्लैरिटी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। वेटिंग 1 मिनट। एग्जाम्पल 1 2 3 4। हो जाना चाहिए आगे। नीचे टॉपिक दिखा मुझे, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। पहला पॉइंट कर चुके, दूसरा पॉइंट कर चुके, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट भी कर चुके। बट आई वुड स्टिल वांट कि आप तीसरा पॉइंट पढ़िए, एंड चौथा हमने आपको अभी भी पढ़ाया, एग्जांपल्स मैंने ऐड करे वहां पे, हैव अ लुक। फिर हम सीधा एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे सर, 5वें वाला, 5 वाइज एग्जाम वाला क्वेश्चन जो हमने आपको लिखवा है इंपॉर्टेंट के अंदर। नहीं, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और दिख रहे मुझे 4 एग्जाम्पल, 7 8 9, और मेरा खुद का एक और एग्जाम्पल अलग से दिया हुआ है। 3 रिपीट है, 4 भी रिपीट है सर। 3 हमने कहा पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सेम पॉइंट। फोर्थ हमने आपको अभी पढ़ाया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए फिर हम करते हैं वो एग्जाम वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, वो मैं करवाऊंगा। वेटिंग 2 मिनट। कुछ भी नया नहीं है, आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं वेट करता है।
30 seconds मोर, इनके सब अभी भी पढ़ रहे हो तो हो जाना चाहिए अब तक मेरे हिसाब से। 5 एग्जाम का क्वेश्चन सर, सुपर इंपॉर्टेंट। 6 ट्रिकी है, 7th एंड 8th जल्दी हम पढ़ चुके हैं। वेटिंग सर, 7th हमने कहा पढ़ा था, एसेंशियल्स के अंदर राइट हैंड साइड नीचे से दूसरा नहीं लास्ट, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। एसेंशियल्स के अंदर भी लिखा था मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म, सेम पॉइंट। फिर इलीगल नहीं होना चाहिए, इस 8 पॉइंट में 2 ही पॉइंट बचे, ये दोनों करिए फिर हम आगे बात करते हैं। 0.7 0.8 दोनों में एग्जांपल दिया हुआ है। दोनों सेक्शन नंबर 10 में था। वेटिंग डन हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 पॉइंट बचे और हम आ जाएंगे उस 7 मार्क वाले क्वेश्चन पे। ब्रेक की बात करेंगे तो, पर ब्रेक के पहले 2 पॉइंट और करना पड़ेगा, विच इज इंपॉर्टेंट वाला 5, बकवास वाला 6। चल पहले बकवास वाला 6 कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा पहली बार में सुनकर, पर है लॉजिकल। सर आपने गए एक लॉयर के पास, बात हुई कि आप उसको पे करोगे 20,000 और वो आपके लिए केस लड़ेगा, ये फाइनल हो गया, डिसाइड हो गया। तो कंसेशन फ्लो रही दोनों साइड, मैं उसको पैसा दे रहा हूं, वो मेरे लिए केस लड़ रहा है, कंसेशन इज देयर। अब केस चल ही रहा था, मिड वे मैं उस लॉयर को बोलता हूं ब्रो मैं तेरे को दूंगा 7,000 एक्स्ट्रा, तू केस को और अच्छे से लड़ और मुझे केस जीता। लॉयर बोलता है ठीक है, लॉयर भैया केस लड़ते हैं और मां कसम केस जीत जाते हैं। फिर लॉयर पैसा मांगते हैं 20 यानी 7, आप उसको 20,000 पे कर देते हो और 7,000 देने से मना कर देते हो, दिस इज पेड, और ये आप मना कर देते हो। लॉयर जो कोर्ट में ही था, कोर्ट में गया और आपको सू किया सर, और केस हार गया। सर क्यों? सर इस 20,000 के बदले वो आपके लिए केस लड़ रहा है, ये 7,000 के बदले वो क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं। जो पहले कर रहा था वही तो अभी भी कर रहा है। आपके एक्स्ट्रा 7,000 देने से थोड़ी कोई केस ज्यादा अच्छे से लड़ रहा है, और अगर ज्यादा अच्छे से लड़ रहा है मतलब पहले आपको पागल बना रहा था, उसका अलग से केस करेंगे फिर। तो आपके 20,000 के सामने केस आया, आपके 7,000 के सामने आपको कुछ नहीं मिला, मतलब इसको कुछ नहीं मिला, तो ही इज नॉट बाउंड टू पे 7,000। हाँ वो कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल काम करके दे रहा था तो बात अलग है, बट सेम केस के लिए और पैसा देना नॉट नेसेसरी। आप बोल के नहीं भी दोगे तो कुछ उखाड़ नहीं सकता सामने वाला। द रीजन इज दिस, वो आप लीगली बाउंड थे करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। एन अग्रीमेंट, ये रहा, एन अग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल मतलब लॉयर आफ्टर द लेटर मतलब लॉयर has been engaged a certain sum over and above the fees in the event of success of case would be void since it is without consideration। हमें वो 7,000 के सामने हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लीगली बाउंड ही नहीं है पे करने के लिए। हाँ 20,000 नहीं दिया तो वो सू कर सकता है इस 20,000 के लिए, 7 के लिए नहीं, क्योंकि उसको वैसे भी करना ही था। दूसरा एग्जाम्पल भी अच्छा दिया हुआ है, डॉक्टर का है शायद, हाँ डॉक्टर का है।
A promise to pay rupees 2000 to a doctor over the fees is invalid. फीस के ऊपर कुछ देना is invalid, as it is a duty of the doctor to give treatment for his normal fees. फिर आगे लाइन बता दी मैंने आपको, but where a person promises to do more than he is legally bound to perform, तो उसका पैसा लेगा सर. It is not out of policy, it is a good consideration, it should not be vague or uncertain. ठीक है सर, तो ये वाला पॉइंट हो गया, काम का नहीं बट ठीक है, दिमाग वाला था. घूम फिर के हम आगे लास्ट पॉइंट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है. हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से. रिसोर्स हिस्ट्री में होना ही चाहिए. हाँ यस सर, न्यूज देखते हैं. मूवी आई थी फरहान अख्तर की, इन भाग मिल्खा भाग. सोनम कपूर एक्टेड फॉर अ टोकन फी ऑफ ₹11 as revealed by director Rakesh Om Prakash Mehra. This was due to her belief in the film and her trust in the director rather than a standard fees. She portrayed the character of whatever as a guest appearance in the film. और सेम न्यूज आपको मिल जाएगी हर न्यूज़पेपर के अंदर भी. इंडियन एक्सप्रेस आई कैन सी ₹11, हिंदुस्तान टाइम्स आई कैन सी ₹11, फिल्म फेयर, विकीपीडिया, एवरीवेयर. ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह न्यूज है. आप अगर इसको पढ़ रहे हो आज के लेक्चर के पहले तो आपको लगेगा कि भाई ये भी क्यों ही लिया, एहसान क्यों करा, ये भी मत ही लेती. लॉ बोलता नहीं ऐसे कैसे. इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन जहां पे यहां पे मूवी वाला है, हम उसको रखते हैं प्रोड्यूसर, रखते हैं कि सू प्रोड्यूसर करेगा. हम यहाँ पे प्रोड्यूसर रखते हैं और यहाँ पे सोनम दीदी को रखते हैं. ठीक है, यहां से यहाँ पे कुछ भी नहीं गया है, मूवी बनना स्टार्ट हुआ. ठीक है, लेट्स से दिस इज द मूवी. 70% मूवी इज डन. सोनम दीदी आई, काम किया, फिर उनको एक दूसरी फिल्म का ऑफर आ गया, अच्छी जगह, अच्छा पैसा. तो उसमें लगा मेरे पास अब डेट्स अवेलेबल नहीं है, मैं अब नहीं आऊंगी. जबकि उसका रोल खत्म भी नहीं हुआ पूरा शूट करने का, पर वो बोलते मैं नहीं आऊंगी. घंटा कुछ नहीं कर सकता था प्रोड्यूसर सोनम कपूर के साथ. सर रीजन तीसरी बार बोल रहा हूं आज के सेम क्लास के अंदर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो एनफोर्समेंट बाय लॉ ही नहीं है, जब एनफोर्समेंट लॉ ही नहीं है तो आप सू ही नहीं कर सकते. पर अगर हम स्मार्टली यहां पे रख दें ₹11, अब ये नहीं लगेगा सर, बिकॉज कंसिडरेशन इज देयर, कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. अब अगर वो बोले ₹11 लेने के बाद कि मैं नहीं आऊंगी, हम उसको सू कर सकते हैं सर. कंक्लूजन क्या, कंसिडरेशन का क्वांटम इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन का होना इज इंपॉर्टेंट. कितना होगा डजंट मैटर, होगा इज व्हाट मैटर्स. तो यहां पे हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, ऑब्वियसली ₹11 दिए थोड़ी होंगे, फॉर्मेलिटी के लिए हमने ऐसा बता दिया कि हमने उसको ₹11 दिया, उसने साइन कर दिया कि हाँ मैंने ₹11 लिया. एंड नाउ उसको आना ही पड़ेगा मूवी में, नहीं तो हम उसको सू कर सकते हैं. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने. एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरी सोसाइटी का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जहां पे मैं रहता हूं. मेरी सोसाइटी इज अ छोटी सी बिल्डिंग है, 6 फ्लोर की. ठीक है, 6 फ्लोर्स. हम बात करें 6 फ्लोर, मैं रहता हूँ 4th फ्लोर पे. हम बात करें 6 फ्लोर की, 2020 की बात कर रहा हूं मैं. वहां पे रहती थी एक एक्ट्रेस, मेरे बिल्डिंग में सब एक्टर एक्ट्रेस ही रहते हैं. यहाँ पे रहती थी, मेरे सामने ही रहता है, आपने शायद नाम सुना होगा, बैरिस्टर बाबू, सब टीवी पे आता है, बहुत फेमस शो है. उसका लीड कैरेक्टर मेल मेरे एग्जैक्ट सामने रहता है. जो भी है, 6th फ्लोर पे एक एक्ट्रेस रहती थी, मूवी की नहीं टीवी शोज की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छी दिखती थी, जो भी है, गई अब तो. हाँ शेट हाँ. 2020 के अंदर कोरोना आया, लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ 2020 के स्टार्टिंग में. एंड वो जहां से आई थी विच वॉज बेंगलोर, उसको वापस वहां पे जाना था. ठीक है, फुल फ्लेज लॉकडाउन लगने वाला था, उसको वापस वहां पे जाना था. इन लोगों का मेंटेनेंस भी बहुत हाई होता है. उसने मुझे बताया था कि मेरा सिर्फ महीने का मेकअप का खर्चा, सलून का खर्चा इज अराउंड 75 to 80,000.
1 महीने का बोल रहा हूँ मैं, 1 महीने का, उसी ने मुझे बताया था। मतलब बहुत हाई मेंटेनेंस होता है सिंपल भाषा में बात करें तो, और वो भी टीवी की एक्ट्रेस है, मूवी की तो अलग ही होती है सर। अब कोरोना में यहाँ पे अगर रहते हैं लॉकडाउन में फुल 2 साल 3 साल तक, तो इनकम तो कुछ है नहीं, सेविंग्स इनकी कोई होती नहीं है। दे बेसिकली डिसाइडेड, शी डिसाइडेड कि वो बेसिकली शिफ्ट कर जाएगी बैक टू बेंगलोर। मतलब क्या हुआ सर, उसको ये वाला घर बेचना है, सेल करना है और वापस बेंगलोर जाना है। हम ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग पैसा सेव कर रहे थे, लॉकडाउन लगने वाला था, जॉब वॉब खत्म हो गई थी, सब इनकम इनकम बंद हो गया था, लोग सेव कर रहे थे। उस टाइम पे इसका पैसा चाहिए था। 2020 के अंदर आई थिंक इसका वैल्यूएशन था 2.3 या 2.2, पता नहीं, 2.3 रखता हूँ, 2.3 सीआर उस घर का, 650 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट जो भी है, उसको बेचना है सर। मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ में सीए साथ में पढ़ते थे लाइब्रेरी के अंदर, रोमल करके मेरा एक फ्रेंड है, रोमल गड़ा कच्ची है, उसके फैमिली के अंदर बिकॉज ऑफ कोरोना उसके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, ही एक्सपायर्ड। अ बैड न्यूज ऑब्वियसली, उसके इट वाज अ मिक्सचर, बैड प्लस गुड। सर क्यों? दादाजी मरे, ऑब्वियसली बैड, सैड, सब कुछ, पर भैया को अपने विल के अंदर 1.5 सीआर देकर गए। वेरी हैप्पी। नाउ द प्रॉब्लम इज 1.5 सीआर का करने का क्या? दिमाग लगाया, घर खरीदते हैं। मैं भी यही करता, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप 1.5 करोड़ एक साथ स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, इट इज वेरी वॉलेटाइल। और उस टाइम तो पूरा गिर रहा था मार्केट, ठीक है, और कितना गिरेगा पता भी नहीं था, तो स्टॉक में लगा नहीं सकते। एफडी ऑब्वियसली कोई गधा ही करेगा, तो सीए है, मेरे साथ सीए करा हुआ है, तो एफडी में तो लगाएगा नहीं। सिप विप कर नहीं सकते बिकॉज मार्केट डाउन है, तो सर क्या करें? प्रॉपर्टी। तो उसके पास 1.5 सीआर ऑलरेडी था जो आया था, उसके पास खुद का भी सेविंग, और ये दोनों का मुलाकात हुआ थ्रू, मैं जो ब्रोकर है जैनम करके जो भी है, उसने दोनों को मिलाया। इसको अर्जेंटली के अंदर घर बेचना है, इसको अर्जेंटली के अंदर मेरे दोस्त को घर खरीदना है। जब डील हुआ, रोमल भाई गुजराती है, उसको ऑब्वियसली पता था कि सामने वाली को गरज है। ये 2.3 सीआर वाला घर उसने उस टाइम पे परचेज किया 1.8 सीआर में, क्योंकि उसको अर्जेंटली जाना था, पैसे की रिक्वायरमेंट थी, भैया के पास ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ था, एंड इस अमाउंट पे डील हो गई। आज की तरह की बात करूं, 6 फ्लोर पे ये मेरा दोस्त रहता है, अच्छी बात है, पर फिर कभी कभी ऐसा जलन भी होता है, ये साला मेरे पास उस टाइम पे ऐसा लिक्विड पड़ा होता तो साला मैं ही खरीद लेता। भैया ने मौके पे चौका मार दिया। अब परसों उठ के ऐसा बोल नहीं सकते विद रिस्पेक्ट टू ये दीदी एक्ट्रेस कि मेरे को ये दोनों फिगर का डिफरेंस चाहिए, नहीं सर। क्यों? अगेन हमारा टॉपिक, सर कंसिडरेशन होना चाहिए इज इंपॉर्टेंट, कितना होना चाहिए इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब तक आपने अपने मर्जी से हाँ बोला है, इट डज नॉट मैटर वो कितना भी कम हो। दैट इज माई पॉइंट नंबर 5। देखते हैं क्या बोलते हैं, फिर अपन ब्रेक लिखते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे बेस्ट लाइंस ऑब्वियसली ये रही, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। सबसे काम की लाइन पढ़ते फिर भी एक बार, क्या बोलता है? कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, it need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. Something in return need not be equal to something given, it can be considered as a bad bargain of the party. It is maybe noted that in context of explanation 2 of section 25 states that an agreement to which the consent of the promisor is freely given, आपने अपनी मर्जी से करा है, it is not void merely because the concession is inadequate. कंसेशन इनएडुकेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्या हुआ भाई? मैं बाहर ही आ रहा हूँ, 1 मिनट।
नीचे, बट एज एन एक्सेप्शन इफ इट इज शॉकिंगली लेस, बहुत ही ज्यादा कम है, एंड द अदर पार्टी, सामने वाली पार्टी बोलते मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुआ था, तो अलग बात है भाई, तो वैलिड नहीं माना जाएगा. एंड द अदर पार्टी एलिजेस दैट इज कंसेंट वाज नॉट फ्री, then this inadequate consideration can be taken as an evidence in the court, और फिर आपकी बजा सकते हैं. एग्जांपल दिया हुआ है, X promises to sell his house worth 60 लाख for 10 लाख, चलेगा. The adequacy of the price in itself shall not render the transaction void unless, वो सामने वाला बोले कि नहीं मेरे को तो गन पॉइंट पे एक्सेप्टेंस दिया था, तो अलग बात है सर. तो unless the party please that the transaction takes under coercion and fraud, तो फिर अलग बात है, तो it is not valid. तो काम का इतना, यहां से लेके यहां तक का एक बार पढ़ लो एंड देन टेक अ ब्रेक 5 से 10 मिनट का. ये पढ़ने के बाद फिर हम 7 मार्क वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वाला वेटिंग पढ़ लो एक बार, टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक लो. बैकग्राउंड जाते हैं पहले, जो भी टॉपिक पढ़े उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं. बोलता जा. क्या कर सकते हो, मतलब तूने उनको कंसेशन दिया, हम तो उसके सर्विस को दे, ऐसा. क्यों होगा, अरे वो एंटिटी अलग है, मैं एंटिटी अलग हूं, कैसी कैसी बात कर रहा है, कैसी कैसी बात कर रहा है. चिन्ह रमेश इसको मिक्स कर. जब माँ ने बोला था कि उसको एन्युटी देना है, उसमें माँ को इंटरेस्ट था कि नहीं था, था ना, कि उसको कुछ मिले. हमारे केस में ऐसा है, एडमिट, हाँ एडमिट को दे दिया, हाँ आजा हमारे पास आजा, हमको क्या फायदा होगा, उससे कैसी कैसी बात कर रहे हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अलग हो गया. हाँ क्या हो तेरे को, बैकग्राउंड में जाते हैं. तो भी क्या, एक चल 1 रुपए दे दे, चल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर व्हाट नेक्स्ट, क्या सो करने का. अगर नहीं दिया तो की बात है, सर्विस नहीं किया तो पागल हो गई है. आ वाह, फोकस करता है. तो आगे कैसे है, पहली बात तो आगे कैसे आई, पीछे जा, पीछे जा, पीछे पीछे, आगे कैसे आई तो. किया ही नहीं, काट लिया. क्या किया, हाँ से ए जा, पीछे जा. विमेन एम्पावरमेंट, नहीं नहीं, विमेन एम्पावरमेंट, जा पीछे जा जल्दी, लास्ट बेंच. ए एंड बी, ए बी को देगा 10 kg राइस, एंड ऑब्वियसली बी बदले में पैसा देगा. ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स से 10,000 जो भी है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ आगे जाके सपोज ए बी को राइस नहीं देता, या वैसे वर्सा बी ए को पैसा नहीं देता. इस केस के अंदर बी सू करेगा ए को, और इस वाले केस के अंदर ए सू करेगा बी को. मतलब in either case the contracting parties that is A and B can sue each other in case of breach
बाय द अदर। ठीक है, मतलब सपोज ए ने बी को राइस नहीं दिया, तो यहां पे सी भैया आके ए को सू नहीं कर सकता। सब बी ने ए को पैसा नहीं दिया, तो यहां पे डी भैया आके बी को सू नहीं कर सकते। मतलब सर सू वही लोग कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। जो यहाँ पे ए एंड बी है वो हमने नीचे लिखा। तो इन आइदर केस द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज दैट इज ए एंड बी कैन सू ईच अदर इन केस ऑफ ब्रीच बाय द अदर। मतलब a third party to a contract cannot sue Mr. C or Mr. D। ठीक है, नीचे आते थोड़ा सा और नाम लिखते हैं एक बार। जिसके अंदर इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। प्रिविटी का मतलब हो गया पार्टी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने ऊपर लिखा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही एक दूसरे को सू कर सकती है। आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट पे सू नहीं कर सकता। ए बी को कर सकता है, बी ए को कर सकता है, जिसने भी हगा अकॉर्डिंगली। बाहर वाला कोई आके ए और बी को सू नहीं कर सकता। ये कंसेप्ट हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन का मतलब बताया, प्रिविटी का मतलब बताया। कंक्लूजन लिखते हैं। There cannot be stranger to a contract। स्ट्रेंजर टू कंस्ट्रक्शन हो सकता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पर जो एग्जाम में आता है वो ये नहीं आता। एग्जाम में आता है इसका एक्सेप्शन, जो टोटल 7 है, टोटल 7। मैं आपको उसका मतलब ही बता देता हूं कि सर इसका मतलब निकल के ये आया, इवन a third party can sue। ये एक्सेप्शन होगा क्योंकि प्राइमा फेसी लॉ है थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। ये जो हमने यहाँ पे लिखा आपके लिए, ये एक्सेप्शन है, तो उसका मतलब आया ये कैन सू। एक्सेप्शन रूल 7 है। वो समय तब आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। तो आपको कॉपी करना तो आप कॉपी कर सकते हो। ये बैकग्राउंड दिया मैं आपको, सिर्फ बैकग्राउंड आएगा तो एक्सेप्शन आएगा। सर ए एंड बी के कॉन्ट्रैक्ट से सी को प्रॉब्लम हुआ तो क्या केस बनता है? किसी किसी बात करें, एग्जांपल दे। वेटिंग 30 सेकेंड्स। जो भी करिएगा जल्दी करिएगा। इंटर वाले में किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था? ए और बी या बी या सी? प्रॉपर्ली फ्रेम करना बेवड़े। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, सी को क्या प्रॉब्लम होगा उससे? प्रीतेश सर का नुकसान हुआ था? क्या बोल रहे हैं प्रीतेश सर का नुकसान? क्या बोल रहा है बेवड़ा? कौन है ये पागल? सुबह सुबह दारू पी ली। प्रथम, ओ भाई क्या बोल रहे हैं प्रीतेश सर? कौन सा नुकसान प्रीतेश सर का? प्रदीप सर, अबे बेवड़े प्रसाद सर। प्रीतेश बाद में प्रदीप प्रसाद, प्रसाद सर। कोई बात नहीं, ओके। तुझे क्यों नाम पता होगा? कॉन्टैक्ट इसके बीच में हुआ प्रसाद सर और इंटीरियर डिजाइनर के बीच में। इससे नुकसान किसको हुआ? प्रसाद सर को हुआ, वो सू करेंगे। हमने पैसा नहीं दिया तो वो हमको सू करेंगे। इन आइदर केस मुझे कोई क्यों सू करेगा?
वो दोनों एक दूसरे पे सू करेंगे। फिर उसका जब जजमेंट आएगा कि प्रसाद सर लायबल नहीं है पैसा देने के लिए, तो फिर एंट्री डिजाइनर भाग के मेरे पास आएगा, सर आप पैसा दो। मैं मना कर दूंगा, मेरी गलती नहीं बेवड़े, उसकी गलती है, उसने मेरा सुना क्यों? पैसा मैं देने वाला हूँ क्या? पैसा प्रसाद सर देने वाला, उसने मेरा सुना क्यों? गलती उसकी है, मेरी नहीं बेवड़े, मैं तो कुछ भी बोलूं। आगे 7 एक्सेप्शन है सर, बुक में एक एक लाइन दी हुई है, कुछ समझाया नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं। हम हर एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं बारीकी में। स्टार्टिंग with the first one. Let's say we have this guy, मुकेश। सोच रहे हैं ऐसा क्या इतना पैसा है अपने पास, कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं। तो ही डिसाइड्स कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑर्फन्स हैं एंड जितनी भी विडोज हैं, उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुकेश अंबानी ने सोचा। उनके पास खुद के पास ना वक्त है और ना हेल्थ है कि वो खुद से करें, तो उन्होंने अपॉइंट करा एक आदमी को जिसपे वो भरोसा कर सके कि हाँ वो बराबर काम करेगा और मेरा दिया हुआ पैसा इनके ऊपर खर्च करेगा। मतलब बेसिकली मुकेश अंबानी अपना पूरा सपोज 50 करोड़ इस भैया के नाम कर देंगे, जिससे वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली उसको अपने हिसाब से जैसा उसको लगे वो खर्च कर सके टुवर्ड्स ऑर्फन्स एंड विडोज। तो मुकेश भाई बेसिकली ढूंढ रहे हैं एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी जिसपे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जा सके। उनको मिले एक आदमी विश्वनाथ करके, जिसको मुकेश ने बोला कि ब्रो तू खर्चा करेगा, मैं तेरे को पैसा देगा, रेम्यूनरेशन भी दूंगा तेरे को मैं, पर जैसा मैं बोलूं वैसा काम हो जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है हो जाएगा। अकॉर्डिंगली मुझे आ गए वहां से 50 करोड़ रुपए जो मेरे हो गए, और मुझे बेसिकली यहाँ पे खर्च करना है ऑर्फन्स विडोज के ऊपर। एंड मैंने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैंने नोटिस में ऑर्फन्स आते गए, एनजीओ आते गए, मैं खर्चा करता गया, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता गया, डोनेशन करता गया, चैरिटी करता गया। करते करते मैंने 10 खोखा खर्च कर दिया। मीनवाइल मुकेश जी का इंतकाल हो गया, और जो पैसे बच गए थे वो मैंने फिर अपने पास ही रख लिए कि अब तो कौन देखने वाला है। मुकेश जी तो गए ऊपर, पैसा मेरे नाम कर गए, तो मैं खर्चा का नहीं करेगा। लॉ में क्या बोलता है, पहले तो आप ये देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे हुआ जहां पे मुझे उनका काम करना है, वो मुझे उसका रेम्यूनरेशन देंगे, यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जहां मैं पैसा खर्चा कर रहा था मैंने खर्चा करना बंद कर दिया। लॉ में क्या बोलता है, ये आपको सू कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी है, या मैं स्ट्रेंजर लिखता हूं, थर्ड पार्टी, ठीक है। नाम की बात करते हैं, मुकेश को बोलते हैं सेटलर या ऑथर, मुझे बोलते हैं ट्रस्टी, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट किया गया, ट्रस्टी। ऑर्फन्स एंड विडोज को बोलते हैं बेनिफिशियरीज, क्योंकि वो बेनिफिट उठा रहे हैं। तो पूरा घुमा के कंक्लूजन ये निकल के आया कि सब बेनिफिशियरीज जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं थे, और वो भी कैसे सकते हैं, हमने जब बातचीत की थी हमें तो भी पता था हम किसकी जाके मदद करने वाले हैं, दे वर अननोन, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं है। पर अगर मैंने खर्चा करते करते बंद कर दिया तो वो मैं सू कर सकते, मुझे सू कर सकते हैं वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं थे, इसलिए वो एक्सेप्शन के अंदर आया। आपकी बुक में इस पॉइंट को लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्रस्ट, पहला पॉइंट ये बुक में आपके देख कितना छोटा सा दिया हुआ है, ये रहा डेडलाइन। A beneficiary can enforce his right
under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. ठीक है, हमने सेटलर भी लिखा, हमने ट्रस्टी भी लिखा, हमने बेनिफिशियरी भी लिखा, और अनलाइक उसके साथ डेडलाइन हमने पूरा डायग्राम से बताया आपको। जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा होगा कोई एनजीओ को जहाँ पे सारे ऑर्फन वॉर्फन है, ठीक है, मुकेश वहाँ पे विजिट करे होंगे, और मुकेश ने भी वहाँ पे बोला होगा कि मैंने पैसा दे दिया है विश्वनाथ को, वो आपके ऊपर खर्चा करेगा अगले 10 साल तक। हमने 2 साल में करना बंद कर दिया, तभी तो उनको पता चलेगा कि यार खर्चा होना बंद हो गया, तो आके मेरे को सू करेंगे। ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर खर्चा होने वाला है, तभी तो सू करेंगे। ये आपका पहला केस हुआ। ऑनलाइन कर सकता हूँ प्रथम सर, उनका बताएगा कौन? फिर बेवड़े बता तो दिया मैंने तेरे को। अरे कौन हंसने वाला कौन है? इसको मीटिंग से किक करते हैं, कौन है ये बेवड़ा? धर्मवीर पांडे, रुकते हो मीटिंग से किक करता हूँ साले, हटाओ इसको, रिमूव। वंस रिमूव धर्मवीर पांडे विल नॉट बी एबल टू रीजॉइन द मीटिंग। हाँ, रिमूव रिमूव साले। सर अगर आपने पैसा पे करने से मना किया देन ऑफर कैसे? हाँ वही तो सिखा बेवड़े। प्रथम बोलते और हंस, धर्म बोलता है क्यों सर, मेरी मर्जी, मेरा क्लास। आगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ, दैट इज ट्रस्ट वाला केस जहां पे थर्ड पार्टी सू कर रही है। अब नीचे आते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2। कोई भी सीक्वेंस के अंदर डिफिकल्ट वाला उठाते हैं। एस्टोफिल स्लैश एक्नॉलेजमेंट, बोलता जा। मुझे एनजीओ को पेमेंट देना, मतलब आपने पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, और मुकेश ने बोला आपको पहले पेमेंट उसको करना है, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट कंसिडरेशन दूंगा, और उसके बाद मैं क्यों अपनी जेब से पैसा दूंगा बेवड़े? चैरिटी किसको करनी है, तो मैं क्यों अपनी जेब से करूंगा? मना कर दूंगा, मुझे काम ही नहीं करना। व्हाई वुड आई पे? अगर मेरे को ही पे कहा तो मैं ट्रस्टी कैसे हुआ? ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जिसे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, वो मुझे पैसा देगा और वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा कि मैं काम करूंगा। तो उल्ट रिवर्स खेल रहा है कि नहीं मैं पेमेंट करूंगा तो वो ट्रस्ट करेगा, मुझे पैसा देगा। पागल बेवड़े, ट्रस्ट थोड़ी हुआ वो। बोलता जा। तो वो सू नहीं कर पाएंगे फिर। मुकेश के जो लीगल हेयर्स हैं, अगर उनको पता होगा तो फिर वो अपन से पैसा वापस मांगेंगे। उनको नहीं पता, सू कैसे करेंगे? नहीं, जिन पे हम खर्चा कर रहे थे, कोई भी वीडियो कैसे करेगी? तमिलनाडु से कहेगी मैं वीडियो ला पैसा दे, कुछ भी, मतलब उसको सोच के तो बोल क्या बोल रहा है, कोई भी वीडियो। अबे जिसपे मैं एनजीएस में खर्चा कर रहा था, जिसपे मैंने खर्चा करना बंद कर दिया, वो आके सू करेंगे कि आप क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो हमारे ऊपर। मुकेश जी तो 10 साल का बोल के गए थे, आपने 2 साल में ही बंद कर दिया। तमिलनाडु कहां से आया वैसे? आगे, एस्टोफिल स्लैश एक्नॉलेजमेंट। एग्जाम्पल में आते हैं। सर बी को ए को पैसा देना था विच वॉज ड्यू, ए को सी को पैसा देना था विच वॉज ड्यू, और ए दिमाग लगाता है। ए बी को बोलता है कि ब्रो एक काम कर, तू पैसा मुझे मत दे, तू पैसा सीधा सी को दे दे, तो अपना डेट भी सेट ऑफ हो जाएगा ए और बी का, और मेरा और सी का भी डेट सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेम ही अमाउंट है, तो तू प्लीज मुझे पैसे देने की जगह उसको पैसे दे देगा, चलेगा तेरे को? बी बोलता है हाँ चलेगा। जैसे उसने चलेगा बोला, यहां बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना विच इज ए एंड बी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बी ने ये चीज सी को एक्नॉलेज करी कि ब्रो जो पैसा तुझे ए देने वाला था वो पैसा तेरे को मैं देगा। ये बी ने सी को एक्नॉलेज करा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी बोलता है ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसा ए दे के पैसा तू दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुझसे पैसा ले लूंगा। तो बी और सी की बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद बी ने सी को पैसा नहीं दिया। सी जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बी को सू कर सकता है। सी इज थर्ड पार्टी। एस्टोफिल सेम मतलब, आपने कुछ बोल दिया फिर आप मुकर नहीं सकते। तो यहाँ पे बी ने सी को बोल दिया कि मैं तेरे को पैसा दूंगा ए वाला, अब भी मुकर नहीं सकता। तो एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट, तभी तो सी को पता पड़ेगा कि पैसा बी देने वाला है, नहीं तो कैसे पता पड़ेगा? दैट इज एस्टोफिल स्लैश एक्नॉलेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, आसान पॉइंट था ये,
मेरे हिसाब से। डिफिकल्ट थोड़ा और करते हैं, थर्ड वाला बोलती जा। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल बी ने सेव किए तो सी ए के पास से पैसा लेता है ना, नॉर्मली। किसी किसी बात कर रही है। चल बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल लेते हैं। सेक्शन नंबर 5 नेगोशिएशन 8081। क्रेडिटर डेटर को चिट्ठी बना के देता है, उस चिट्ठी में लिखा होता है आई ऑर्डर डेटर टू पे मी और माई ऑर्डर ₹10,000 3 months फ्रॉम नाउ। ले पूरा बना दिया मैंने तेरे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज। डेटर इसके ऊपर साइन करता है, साइन करके इसको वापस हैंड ओवर करता है और ये उसको देता है क्रेडिटर के क्रेडिटर को। तो इसने जो यहाँ पे चिट्ठी बना के साइन करके इसने इसको पास कर, इसको बोलते हैं एंडोर्स, इसको हम बोलते हैं होल्डर। तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया और ड्यू डेट पे अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो ये इसको सू करेगा। सपोज डेटर बोलता है पैसा नहीं दूंगा, तो आपने शायद पढ़ा होना चाहिए, फिर ये इसको सू करता है। यहाँ पे अपने सिलेबस में नेगोशिएशन एक्ट। हाँ हम 3 की बात करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं, सबसे डिफिकल्ट 7 में से। नाम का मतलब ही नहीं पता होगा आपको तो। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट के मतलब पे आते हैं, बेसिकली मींस टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मतलब बता दे पहले ही मैंने आपको। हम टॉपिक क्या बोलते हैं उसके ऊपर आते हैं। सो वी हैव दिस गाय ए जिसके पास एक जमीन है। जमीन 2 टुकड़े में है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ वाले एरिया के अंदर ए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब उगाता है, जबकि उसका साउथ वाला लैंड इज अनयूज्ड। ए सोचता है कि इसको बेच ही देता हूं यार, खाली पड़ा हुआ है, वेस्ट जा रहा है, इससे अच्छा मैं इसको सेल ही कर देता हूं। तो ए बेसिकली कांटेक्ट करता है बी को और दोनों बातचीत करते हुए रिस्पेक्ट टू बाइंग सेलिंग द लैंड। प्राइस वाइस सब डिसाइड हो जाता है। ए बोलता है मैं एक कंडीशन रख रहा हूं, एंड द कंडीशन इज एन ऑफर कैन बी कंडीशन, हमको पता है। तो ऑफर के अंदर कंडीशन इज ये जमीन जो आपको सेल कर रहा हूं, दिस विल नेवर लैंड will never be used for industrial purposes for a very obvious reason, मेरा क्रॉप खराब हो जाएगा। बी बोलता है मुझे मंजूर है, मैं कभी भी यहां पे फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं खोलेगा। अकॉर्डिंगली ए ने बी को जमीन बेच दिया, बी इज द ओनर नाउ, और बी ने पे कभी फैक्ट्री खोला भी नहीं। कुछ टाइम के बाद बी को पैसे की जरूरत थी, बी ने सेम जमीन बेचा सी को। अब बी ने सी को बताया हो कि ना बताया हो फैक्ट्री के बारे में, इट डज नॉट मैटर। लॉ मेकर ये बोलता है कि सर यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना बी और सी के बीच में विद रिस्पेक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग, जिसमें बी प्रॉपर्टी बेच रहा है और सी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इन आइदर केस बी ने बताया हो एक कंडीशन के बारे में सी को या ना बताया हो, इन आइदर केस अगर सी यहां पे फैक्ट्री खोलेगा, इन दैट केस हमारे ए भैया वो इज नॉट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सी भैया के ऊपर सू करेंगे, वो इज थर्ड पार्टी। मतलब पहले ये हुआ नंबर 1, फिर ये हुआ नंबर 2, फिर ये हुआ नंबर 3 एंड देन ये हुआ नंबर 4। नाम पे आते हैं। कोवेनेंट समझ में आ गया, दिस वाज द कोवेनेंट। रनिंग विद द लैंड लिखा बिकॉज हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था नेवर, जब तक जमीन है तब तक ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो भी
सक्सेसर बायर्स होंगे उन सबको एक कंडीशन को मानना पड़ेगा, बिकॉज वी हैड रोट नेवर। ओ छोटू, जा पीछे जा, लास्ट बेंच पे जा, जल्दी जा, नेक्स्ट क्लास में कल भी लास्ट बेंच पे बैठेगी, जल्दी जा, आराम से। अब तो कुछ भी कर, मैं देखना ही नहीं वाला, सिंपल। बुक में आते एक बार, ये देख, एक तो ये रहा एक्नॉलेजमेंट एस्ट्रोफिल, ये अपने सर्च में टोटल यूज होगा 5 बार, ठीक है, ये टॉपिक एस्ट्रोफिल। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, एक बार आपने कुछ बोल दिया फिर आप मुकर नहीं सकते, वो पत्थर की लकीर बन जाता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिल। तो जो बी ने सी को बताया था कि मैं पैसा दूंगा, इट इज नाउ पत्थर की लकीर, अब बी को देना ही पड़ेगा, नहीं तो सी सू करेगा बी को। ये आपका पॉइंट नंबर 5। एग्जाम्पल वही है जो मैंने डिस्कस करा, ठीक है, सेम ही है, बहुत गंदे से लिखा है बस उसने। और ये रहा कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ठीक है, इजी पीजी। हटाते हैं इसको, स्पेलिंग यहाँ पे मैं ए डाल देता हूँ और हम आगे बात करते हैं। अब कोई इजी उठाते हैं, 4th सबसे इजी, एजेंसी। मेरे हिसाब से सबसे आसान पॉइंट यही है। वी हैव दिस गाय कॉल्ड प्रिंसिपल, जो अपॉइंट करता है एक एजेंट को, ठीक है, यहाँ पे वापस प्रिंसिपल अपॉइंट किया एजेंट को, सर काय को गुड्स बेचने के लिए, ठीक है। तो पी ने ए को गुड्स भेजे कि ब्रो तू इसको बेचना, गुड्स सेंट। ए उसको बेचेगा टू थर्ड पार्टी, यहां पे इट विल बी गुड्स सोल्ड। तो पी ने ए को गुड्स भेजे और ए ने उसको थर्ड पार्टी को गुड्स को बेचे। जब हमने बेचा खरीदने की बात करा तो बेसिकली दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि सर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बायर आणि सेलर। कल उठ के अगर थर्ड पार्टी पैसा देने से मना कर देता है तो मेरा प्रिंसिपल इसको सू करेगा, इसमें प्रिंसिपल इज थर्ड पार्टी। सबसे आसान केस मेरे हिसाब से एजेंसी वाला, क्योंकि गुड्स प्रिंसिपल के हैं तो सू प्रिंसिपल ही करेगा, एजेंट क्यों सू करेगा। ये वो आपका 4th केस, ठीक है। 4 केस बनाए मैंने, आखिरी 3 इजी आई वुड से, 5 अच्छा लग रहा है। अगेन आपके लिए एक नया वर्ड, असाइनमेंट है अपने सिलेबस के अंदर, यूनिट नंबर 4 में आएगा, सेक्शन नंबर 42 के नीचे। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, पहले वो बता दो। अपना अधिकार, इसको लॉ में क्या बोलता है, बेनिफिट। किसी और को ट्रांसफर करना, आपको मैंने मतलब बता दिया असाइनमेंट का। दिस इज व्हाट यू मीन बाय असाइनमेंट। आगे ऑन मैसेज सर प्रिंसिपल वुड सो इफ ऑब्वियसली प्रिंसिपल, और गुड्स किसका है, प्रिंसिपल का है ना, तो प्रिंसिपल ही करेगा, वो पैसा दे ना दे कुछ भी करे। गुड्स खराब निकलेगा तो थर्ड पार्टी भी प्रिंसिपल को ही सू करेगा अगर गुड्स खराब निकला तो। असाइनमेंट, सो लेट्स से वी हैव फादर जिन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है इन अ कंपनी कॉल्ड लेट्स से टाटा लिमिटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनको यहां से मिलता है बहुत सारा डिविडेंड। ओके, इस फादर का एक सन है जो बाबा परेशान करता है अपने बाप को, मुझे पॉकेट मनी दो। बाप परेशान हो गया, बाप ने दिमाग लगाया, बाप बोलता है क्या हो तेरे को, दीदी बाहर निकल, हाँ जल्दी उधर जा, कल भी वहीं बैठेगा, बाहर निकल जल्दी, दीदी अंदर जा, अंदर दीदी अंदर जा, कल भी उधर ही बैठना, अभी से बोल रहा हूँ।
कुछ नहीं, हाँ वहीं पे। बैठ जा, माशाल्लाह, कल भी वहीं बैठना है। हाँ, सन बार बार बोल रहा है बाप को कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए। बाप परेशान हो गया। फिर बाप ने दिमाग लगाया कि यार एक काम करता हूँ, जो ये डिविडेंड मुझे आ रहा है ना, ये मैं मेरे बेटे को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो डिविडेंड अब यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसी को बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली नाउ द डिविडेंड, और यही असाइनमेंट है। ये जो यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, यही असाइनमेंट है सर। अपना हक किसी और को देना। अब होगा क्या, बाप बोलेगा टाटा को कि ब्रो देख, मैं तेरे को एक बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूं, तुझे आज के बाद इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहां पे टाटा और बाप के बीच में। कल उठ के अगर टाटा वाला डिविडेंड नहीं देता सन को, तो सन सू करेगा टाटा को। मैंने कहा बोला जरूरी होता है? नहीं, मैंने ऐसा कहा बोला जरूरी होता है? नहीं दिया तो जिस साल डिक्लेयर करेंगे, और जिस साल डिक्लेयर करने के बाद बाप की जगह बेटे को नहीं देंगे, तो बेटा सू करेगा। ऐसा का बोला देना ही पड़ेगा, जब भी देंगे तब। और मैं तो ये भी नहीं बोला इक्विटी के प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में जरूरी होता है। ले तो खेलना है तो मैं खेलता हूँ शब्दों में। थर्ड पार्टी कैन सू, तो पूरे केस के अंदर सन वुड बी अ थर्ड पार्टी। सर लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी भी असाइनमेंट हुआ? नहीं, मरने के बाद उसको मिलता है, उसको सक्सेशन बोलते हैं। अगर बाप मरा, बाप के मरने के, जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए 24 सितंबर को, तो उनका जो भी था मेरे नाम पे हो गया, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। असाइनमेंट जिंदा होता है तब करते हैं बेवड़े। सिक्स्थ, दो बच्चे, एक बच्चा फैमिली सेटलमेंट और एक बच्चा शादी। शादी वाला एग्जाम्पल करते हैं पहले। मैरिज में सबके नाम लिखे कि नहीं लिखे? असाइनमेंट लिखा, एजेंसी लिखा, जोरदार। सिक्स किस पे आते हैं? मैरिज, अरेंजमेंट्स स्लैश कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। एक कौन हंसने वाला कौन था? धर्मवीर था ना? हाँ, धर्मवीर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये बजाता हूँ साले। ये हमारे धर्मवीर भैया 10 years डाउन द लाइन उन्होंने शादी करी राखी सावंत से। रुक, चालू करा अभी तो, रुक बजाता हूँ इसकी। धर्मवीर भैया ने शादी करी राखी सावंत से। घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, उनो रिवर्स वाला। मतलब हमारी राखी सावंत दीदी रोज धर्मवीर को मारती है। भैया दिन भर मेहनत करके काम करके घर पे आता है, डोरबेल खोल मारता है, गेट खुलता है, और दीदी सीधा मुक्का मारती है और भैया नीचे लेट जाता है। तो देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस, उनो रिवर्स वाला। ठीक है, धर्मवीर भैया बीइंग अ मैन हाथ नहीं उठाता। ठीक है, सर स्पीकर पे हूँ सर, सर सब हंस रहे हैं। नाइस नाइस, हंसना चाहिए। साले तू अभी नहीं हंसा मेरे ऊपर साले। सुनाओ, ये जब जो भी हो रहा है, धर्मवीर बीइंग अ मैन उसने कभी हाथ नहीं उठाया। ठीक है, बस वो रोज मार खाता रहा खाता रहा खाता रहा। एक दिन उसका पेशेंस गिव अप कर दिया, और एक दिन हमारे धर्मवीर भैया ने भी दीदी पे हाथ उठा दिया। विमेन बीइंग विमेन अंडर विमेन एम्पावरमेंट, भैया के ऊपर केसेस करा। ठीक है, भैया की तो बच गई। अब तक दीदी ने मारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया ने मारा मतलब भैया गया है। अपना इंडिया में से कानून है, जो भी है। ये बात पता पड़ी राखी सावंत के पिताजी को। तो यहाँ पे वी हैव अ थर्ड गाय, वो इज फादर ऑफ राखी सावंत। इन्होंने फोन करा धर्मवीर को, भाई तू ये सब क्या कर रहा है, बी अ मैन। एक काम करते हैं, लेट्स मीट फॉर अ कॉफी, स्टारबक्स पे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो बोथ ऑफ देम डिसाइड टू मीट फॉर अ कॉफी। दोनों मिलते हैं और धर्मवीर सब कुछ सच सच बताता है कि देखो वो मुझे रोज मारती है, मैंने तो आज पहली बार उस पर हाथ उठाया और इतना बड़ा नाटक क्रिएट हो गया। वो मुझे रोज मारती है, उसका क्या। राखी साहब के फादर बोलते हैं जो भी हो, बीइंग अ मैन आप हाथ नहीं उठा सकते। धर्मवीर बोलता है ठीक है मैं अब ध्यान रखेगा। फादर बोलते हैं मैं कैसे मान लूं तू ध्यान रखेगा इस चीज का। धर्मवीर बोलता है ठीक है आज के बाद अगर मैंने हाथ उठाया तो आई विल पे अ कंपनसेशन ऑफ 20 लाख रुपया। ये मेरी तरफ से आपको मर्द की जुबान। नाउ द फादर फील्स कि ठीक है अब सब कुछ ठीक होगा। सब बातचीत हो गई, कॉफी वॉफी पी स्टारबक्स पे, और दोनों अपने घर चले गए। फादर अपने घर चले गए, धर्मवीर जा रहे हैं अपने घर पे। डोरबेल मारा, गेट खुला और सीधा एक पंच आया सर। धर्मवीर उसने ही मार दिया। अभी भी बोल के आया था नहीं मारूंगा, पर वो इतना अच्छा मूड करके आया था कि अफर्मनेस कि हाँ ठीक है अब मैं ध्यान रखूंगा। हमें धर्मवीर भैया ने भी उसको मार दिया। सर फिर क्या, राखी चली गई अपने पिताजी के घर पे रहने के लिए, परमानेंट छोड़ दिया भैया को। भैया भी खुशी है कि हाँ रोज मार खाना तो बंद होगा कम से कम, और कुछ बंद हो ना हो ये बंद हो जाएगा। दी चली गई अपने फादर के वहां पे। अब एक दिन ऐसे ही मॉर्निंग के अंदर दोनों बात कर रहे हैं, बाप और बेटी, और बाप बोल रहे हैं अपनी बेटी को, राखी सावंत को, कि क्या ही आदमी था रे धर्मवीर, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं ये नहीं करूंगा मैं वो नहीं करूंगा, मैंने ऐसा किया तो मैं 20 लाख रुपए दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। राखी बोलते क्या क्या 20 लाख क्या। तो उसका बाप बताता है कि हम दोनों मिले थे कॉफी पे एक बार और उसने मुझे ऐसा बोला था कि आज क्या तेरे को अगर मारेगा तो मुझे 20 लाख रुपए देगा। राखी बोलती है तो फिर लो ना जाके। बाप बोलते हैं नहीं यार तू मेरे पास वापस आ गई, मैं उसमें खुश है, अपने को पैसे क्या करना, पैसा है अपने पास बहुत। राखी बोलते नहीं पर मुझे करना है, मुझे चाहिए पैसा। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट बना इन दो के बीच में, लॉ में क्या बोलता है ये दी जाके सू कर सकती है। पर ये एग्जांपल आपकी बुक का है, मेरा नहीं है। हाँ उसमें डोमेस्टिक वायलेंस और राखी सावंत नहीं है, बस द एग्जांपल इज ऑफ योर बुक, शी इज थर्ड पार्टी। दे जल्दी दे, जल्दी दे, फोन कटे उसके पहले दे, मैं फोन अनलॉक करवाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, आ गया जल्दी आ। हाँ तो मैं क्या करूं, आ गया जल्दी आ। भैया का था, दीदी का था, किसकी मम्मी, तेरे वाला भैया की भी तो हो सकती है। ए तू क्या कर रहा है उधर। हाँ तो मुझे देना, मैं देखता हूँ ना अलार्म दे। हाँ कोई बात नहीं। भैया को इंस्टाग्राम पे 12 डीएम है। अरे नहीं देखूंगा अभी। सेक्शन नंबर 43 के अंदर अगर मैं तेरा ये डिवाइस एक्सेस करता हूँ तेरी बिना परमिशन के तो मेरे को 3 साल की जेल है एज पर इंफॉर्मेशन टेक। अबे मेरे को जेल है बेवड़े। रणवीर पांडे, श्लोक जैन, जिग्ना, नीव, विराज विराज, संयम, क्षितिज, एक भी लड़की नहीं है साले। हाँ कसम। एक और मोबाइल है क्या। हाँ नहीं नाम भी तो बदला हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। जो तो नाम लिखा है यहाँ पे कल्प, वो कल्पना भी तो हो सकती है। राखी सावंत तो बेसिकली थर्ड पार्टी एंड शी कैन सू, शी कैन सू। एक ही केस बचा, सातवां सबसे आसान मेरे हिसाब से, which talks about family settlement. नेक्स्ट क्लास में लिख भी लेना इसको बाद में, अभी तो भाई डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कर सकते हैं वर्क्स, पर फिर उसमें वो होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर एक जन ने लिखा होगा एक जन ने नहीं लिखा होगा, फिर जिसे नहीं लिखा होगा वो पेज छोड़ेगा। हाँ उसको 2 बार लिखवाएंगे अपन, ये अच्छा है। तो वी बेसिकली हैव अ मदर जो पूरा प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर देती है, सन एंड डॉटर, और बदले में उनसे बोलती है कि तुम बेसिकली मेरा ध्यान रखोगे फाइनेंशियली। वो लोग अग्री कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। सब होने के बाद सन एंड डॉटर के बीच में एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन दो के बीच में, विच बेसिकली सेज सन मदर को ऑड मंथ्स के अंदर
हेल्प करेगा और डॉटर इवन मंथ्स के अंदर हेल्प करेगी. नाउ सपोज सन या डॉटर या दोनों फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, मदर हु इज अ थर्ड पार्टी इन दो के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कैन सू. शी इज थर्ड पार्टी. ये आपका 7th केस हुआ. एक बार से हेडमेंट देख रहा हूं. फैमिली सेटलमेंट, मैरिज, असाइनमेंट, एजेंसी, कोवेनेंट, एस्टोफेल, ट्रस्ट. ट्रस्ट को अपन यहां ले लेते हैं. ये तो लॉजिक हुआ सर. आपकी बुक में तो एक पेज में खत्म कर दिया, पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया एक पेज में. दो लाइन लिख कर सब में. देखिए यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन. फैमिली सेटलमेंट डेड लाइन, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डेड लाइन. सर डेड लाइन में खत्म कर दिया. हमने आपको पूरा कंसेप्ट बताया लॉजिक के साथ, कौन थर्ड पार्टी है, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, सबके साथ. पर फिर भी मान लेते कि नहीं सर हमें तो रट्टा ही मारना है. फास्ट एस, जिसके अंदर आपका एफ हो गया फैमिली सेटलमेंट, आपका ए हो गया एजेंसी, एस इज शादी मैरिज, टी ट्रस्ट, दूसरा वाला ए असाइनमेंट, सी कोवेनेंट विद द लैंड, ई एस्टोफिल. रट्टा ही मारना है तो इट विल बी फास्ट एस. ठीक है. जिसको लेट हो रहा है वो भागो यार. इसको लेट हो रहा है बाहर जाओ. अरे विहार में कल वापस पूरा करूंगा बेवड़े. बुक में से कहाँ पढ़ा आपने अब तक? बुक में से तो पढ़ेंगे ना, तो कल वापस होगा ऑब्वियसली. कौन कौन सर बे? भागिए, वी आर डन. कल वापस से करेंगे. हाँ धर्मवीर कॉपी करना है कल के लेक्चर के पहले. ठीक है. एक ग्रुप में डाल देना ना, ग्रुप में डाल देना, जो ऑनलाइन है उनका भी हो जाएगा. जो ये ड्रॉ करा है ये कॉपी करने की बात चल रही है. ग्रुप में फोटो आ जाएगा आपको कल के लेक्चर के पहले.